जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी पर। साथियों, सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग इस देश में बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। जिन समस्याओं को हम लोग फेस कर रहे हैं, वो समस्याएं हम लोग क्यों फेस कर रहे हैं? जबकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए हैं, ऐसा देश में बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है और हमारे समाज के बहुसंख्यक लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि हम लोग आज़ाद है। तो यदि हम लोग आज़ाद है तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, अगर आज़ाद है तो समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। एक है स्वतंत्रता की संकल्पना और दूसरी है स्वराज्य की संकल्पना। दोनों को हो सकता है कुछ लोग एक ही मानते होंगे, मगर दोनों संकल्पनाएं एक नहीं है। स्वतंत्रता का संदर्भ गुलामी से मुक्ति हासिल करना है और स्वराज्य का संदर्भ उन लोगों का राज्य स्थापित करना है जो उस देश के मूल निवासी है। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। देश में आजादी का आंदोलन चलाया गया। अगर हम लोग ठीक से समझने की कोशिश करें तो 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा इस देश में मूल निवासी बहुजनों को, जिसको उन्होंने उस समय की भाषा में, टर्मिनोलॉजी में शूद्र अतिशूद्र कहा था। शूद्र का मतलब है वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण के लोग। तो ये जो चौथे वर्ण के लोग हैं वो कौन लोग हैं? चौथे वर्ण के लोग ही आज के पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लोग हैं। शूद्र वर्ण के जो लोग हैं वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वही शूद्र वर्ण के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोग हैं, उसका मिसकंसेप्शन है कि शूद्र वर्ग के जो लोग हैं वही शेड्यूल कास्ट है। ये गलत बात है। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र वर्ण के लोग नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग वर्ण बाह्य लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हें वर्ण बाह्य कहा। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो अछूत है वो व्यवस्था के अंदर नहीं है, व्यवस्था के बाहर है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मणों
जो आदिवासी लोग हैं उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, वो ओबीसी के लोग हैं, और वो वर्ण व्यवस्था में चौथा वर्ण जो शूद्र वर्ण है वो उनसे संबंधित लोग हैं। शेड्यूल कास्ट के पढ़े लिखे लोगों ने ये गलत धारणा समाज में फैलाई कि शूद्र वर्ण के लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ये पढ़े लिखे लोगों ने फैलाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में सेकेंड इंडिया एक्ट को, जिसके अंतर्गत अस्पृश्य लोगों को शेड्यूल कास्ट बनाया गया, तो ये बनाने में ही बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए वो ये जानते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोग शुद्ध वर्ण के लोग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का जब समय उनको आया, तब उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन लोगों को ही, ओबीसी के जो लोग हैं उन लोगों को ही आइडेंटिफाई किया ओबीसी के तौर पर। तो ओबीसी के तौर पर जिन लोगों को पहली बात तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जो फैक्ट है उसको डिनाई करने से समस्या का समाधान नहीं होता। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो फैक्ट है उसको ही डिनाई कर देते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग अगर अछूत है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको शेड्यूल कास्ट के तौर पर आइडेंटिफाई किया। शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं है। शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जाति नहीं है। शेड्यूल कास्ट जातियों का समूह है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, और इसमें बहुत जाति के लोग सहभागी हैं, और संभवतः 1703 जाति के लोग शेड्यूल कास्ट इनको आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया जो सोशली बैकवर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है जो सोशली बैकवर्ड है। दूसरा जो इकोनॉमिकली, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, और तीसरा है सोशली बैकवर्ड होने के साथ साथ जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है, इन लोगों को शेड्यूल कास्ट के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनली है। मुझे या आपको लगता है इसलिए नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कसौटियों को निर्धारित करके किया गया है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि दूसरे लोगों को अनधिकृत रूप से उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो किसी नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन अछूत जाति को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। अभी जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है उसमें किसी और नए जाति को शेड्यूल कास्ट के तौर पर शामिल करना है, तो पार्लियामेंट में उस स्टेट के तरफ से विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, फिर वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर इस बात को ध्यानपूर्वक स्टडी करता है क्या है, फिर वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करता है, और राष्ट्रपति को रिकमेंड करने के बाद
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं और पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूवल देता है तो ही उसको शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इतनी क्रिटिकल बात है, इतना आसान नहीं है कि किसी भी आदमी को आप शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं कर सकते। किसी भी बात को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं कर सकते। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो एजुकेशनली पिछड़ा है, और तीसरा जो सामाजिक रूप से पिछड़ा होने के साथ साथ जिनके अंदर ट्राइबल ट्रेट्स है, ट्राइबल ट्रेट्स यानी जो आदिवासियों की जो कसौटियां है वो उसके अंदर अगर है तो ही उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब के तौर पर माना जाता है। इस तरह से ये शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट तैयार की गई है। तीसरा है जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो सारी जातियां अलग बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर आइडेंटिफाई की गई। आज हम महाराष्ट्र में मराठा शब्द का यूज करते हैं। क्या आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि 125 साल पहले मराठा शब्द ही वजूद नहीं था? तो हम लोगों को बहुत सारी बातों का जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कुणबी जाति के लोगों ने अपने को मराठा कहा वो ओबीसी की लिस्ट से बाहर हो। विदर्भ के कुणबी लोगों ने कुणबी ही रखा, अपने को मराठा नहीं माना। कोंकण के जिन लोगों ने अपने को कुणबी ही माना वो भी ओबीसी में रहे। पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने अपने को कुणबी से मराठा कहना शुरू कर दिया। तो जब मंडल कमीशन की लिस्ट बनाई गई तो मराठा लोगों को ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर दिया। जितने मराठा लोग हैं उनकी बाप दादाओं की जब अगर जाति की लिस्ट अंग्रेजों के समय की अगर जांच पड़ताल करो तो उनके बाप दादा की जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कुणबी है। तो आज भी बहुत सारे मराठा समाज के जो लोग हैं वो लोग वो बाप दादा का जो कुणबी का सर्टिफिकेट है जो सरकार के द्वारा खुद बनाया हुआ है। अब सरकार के द्वारा ही बनाया हुआ सर्टिफिकेट है तो सरकार को मान्य करने का कोई आधार नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं और इसकी वजह से क्या होता है, फिर ओबीसी और मराठा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है ब्राह्मण लोग उसको हवा देकर उसको डेवलप करते हैं और उस डेवलपमेंट से क्या होता है, मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई हो जाती है। तो ये मराठा वर्सेस ओबीसी की लड़ाई शुरू होने का व्यवहारिक मतलब क्या है, कुणबी वर्सेस ओबीसी की लड़ाई हो जाती है। तो इससे उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है। ऐसी लड़ाई लड़ने की वजह से क्या होता है कि ओबीसी के लोग ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। 1.5% महाराष्ट्र में ब्राह्मण है, मगर 1.5% का जो आदमी है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ लेकर मुख्यमंत्री का काम ही कर रहा है। शिंदे मंत्री का काम नहीं है, शिंदे नामधारी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर लोकतंत्र में यही तो बोलने का अधिकार है। शिंदे का अपमान करने के लिए नहीं बोल रहे। शिंदे के पास क्या पावर है? शिंदे के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। शिंदे के पास जो पावर नहीं है वो बनाएंगे, शिंदे को बनाएंगे। सवाल है शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बीजेपी के लोगों ने बनाया। शिंदे को बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। तो इस बात को शिंदे कभी भी नहीं भूल सकते और वो बीजेपी के एजेंडा से बाहर जाकर कोई सिंगल काम उन्होंने किया हो ऐसा कोई उदाहरण आप बताओ।
शब्द आया कब? मुसलमानों के आगमन के द्वारा, आगमन होने के बाद यहाँ की प्रजा को उन्होंने हिंदू कहा। तो दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के गुजरात के एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं। वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों की दीनी गाली है, ये हमें स्वीकार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हिंदू मुसलमानों की दीनी गाली, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहा है? हिंदू मुसलमानों की दीनी गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने संगठन बनाते वक्त हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, आर्य समाज नाम का संगठन। ये आर्य कौन है? तो ब्राह्मण लोग आर्य है, सब मानते। तो इस तरह से हम लोगों के सामने जो इतिहास है वो इतिहास ये। अब दूसरी बात है कि अगर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण के नाम के बजाय आर्य के नाम पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया तो भी संख्या 3.5% होती है। 3.5% लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते, तो सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। अगर वो 3.5% को इकट्ठा करके सरपंच नहीं बना सकते गांव का, तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं। 26 जनवरी 1950 को देश में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ, प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। ये जो प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ, वो प्रौढ़ मताधिकार क्या है? हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। ये लागू हुआ है, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए। ये बात अंग्रेजों के समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुई। अंग्रेजों का कहना था जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट का अधिकार दिया जाएगा, जो टैक्स पेयर है केवल उनको ही वोट का अधिकार दिया जाएगा, केवल पढ़े लिखे लोगों को ही वोट का अधिकार दिया जाएगा। जब ये चर्चा हो रही थी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित थे। अंग्रेज लोगों का ये प्रस्ताव था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर ऐसा है तो फिर तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं इससे सहमत नहीं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों ने पूछा कि फिर कौन सा तरीका है? अभी तो समझ में नहीं आता, इसके अलावा कोई तरीका है, वोट देने का कोई तरीका है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा हमारे देश में 20 साल के लड़के की शादी होती है और 21 साल होते होते वो बाप बन जाता है। अभी भी होता है, शहरों में थोड़ा सा उम्र बढ़ गया मगर अभी भी होता है। तो उन्होंने कहा कि जब वो बाप बन जाता है तो वोट का अधिकार, बाप बन गया मगर उसको वोट का अधिकार नहीं। तो वोट का अधिकार जो है इस तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको एडल्ट माना जाए। और एडल्ट किसको माना जाए? जिसकी उम्र 21 साल है और एजुकेटेड है या नहीं है, प्रॉपर्टी है या नहीं है, टैक्स पेयर है या नहीं है। ये आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि इंग्लैंड जैसे बहुत एडवांस कंट्री में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों को वोट का अधिकार था। मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो स्त्री और पुरुष का भेद किए बगैर हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला। और जब वोट का अधिकार बहाल किया गया तो वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल हैं, एक शासक चुनने का, एक शासक बनने का। हमारे लोगों ने, बड़ी पढ़े लिखे लोगों ने, गांव और देहात के जो लोग हैं उन लोगों ने तो अभी तक नहीं सोचा। पढ़े लिखे लोगों में से कुछ लोगों ने
चुनने का, एक शासक बनने का। 84 में मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 84 में उन्होंने ये घोषित किया कि हम लोग अब भविष्य में 84 तक जो हुआ हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला संविधान में और चुनाव लागू हुआ और चुनाव में हमारे लोगों ने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग किया और वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल थे, एक चुनने का, एक बनने का। तो हमारे लोगों की मेधा और बुद्धि और विकास चुनने तक सीमित था, इसलिए उन्होंने दूसरों को चुना। तो आप लोगों को पता होगा कि 84 तक दूसरों को शासक चुनते रहे। 84 में कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन्होंने ऐलान किया कि हमने ये पार्टी शासक चुनने के लिए नहीं बनाई, शासक बनने के लिए बनाई। केवल कहा नहीं, बल्कि इस पार्टी का उपयोग और प्रयोग करके मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, 4 बार। और जब 4 बार मुख्यमंत्री बनाया तो उस समय के मीडिया को आज भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, जब तक कांशीराम जी जीवित रहे उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब पत्रकार लोग लिखते थे तो एक नाम उनका भी होता। कांशीराम जी का नाम जो है प्रधानमंत्री पद के ये दावेदार है, ये दावेदार है, ये दावेदार है, ये तो कांशीराम जी का नाम भी दावेदार की लिस्ट में लिया जाता। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमारी संख्या देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी की 85% है। अगर इस देश में हमारी संख्या 85% लोग है और 30, 31, 32% वोटों के आधार पर कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनाई, बीजेपी ने 37.7% वोटों के आधार पर सरकार बनाई। 2019 में नरेंद्र मोदी को 37.7% वोट पड़े। इसका दूसरा अर्थ है 62.3% वोट उनके विरोध में पड़े। क्योंकि हमको विश्लेषण में चीजें समझना होगा ना, एडल्ट फ्रेंचाइज को समझना होगा ठीक से। तो एडल्ट फ्रेंचाइज में 62.3% वोट अगर अपोजिशन में पड़े तो अपोजिशन के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग सरकार बना सकते हैं, ऐसा 2019 के बाद अपोजिशन पार्टी के लोगों को लगा और इसीलिए सारे अपोजिशन के पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठा किया। इंडिया गठबंधन के नाम पर उन्होंने इकट्ठा किया सारे लोगों को। देखो एक घर डेवलपमेंट है, मैं आप लोगों को 2000 साल, 1000 साल, 500 साल, 100 साल क्योंकि हमारे लोगों के सामने अखबारों में ये सारी खबरें आती है। विश्लेषण करके हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। आप विश्लेषण करके समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि एक दल जो है 1885 को कांग्रेस बनाई गई, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, सावरकर इन लोगों ने कांग्रेस बनाई, नेशनल कांग्रेस 1885 को। और जिन ब्राह्मणों ने ये कांग्रेस बनाई उन्होंने 15 अगस्त 47 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। ये तो रिकॉर्डेड बातें हैं। दूसरा 1952 को जब प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो आरएसएस के लोगों ने जो संगठन बनाया था उसी के द्वारा उन्होंने जनसंघ बनाया, जनसंघ के माध्यम से चुनाव लड़ा। तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज है उन लोगों को कैंडिडेट खड़े रखने के लिए नहीं मिलते थे। जनसंघ के लोगों को कैंडिडेट खड़े रखने के लिए नहीं मिलते थे। तो उन लोगों ने जिनको कैंडिडेट खड़े रखने के लिए नहीं मिलते थे उन लोगों के द्वारा आज केंद्र में सत्ता पर उन्होंने काबिज किया। तो केंद्र में उन्होंने सत्ता पर काबिज किया, सत्ता पर नियंत्रण किया, तो वो SC, ST, OBC के लोगों को मुसलमानों के विरोध में लगातार भड़का
किसी ब्राह्मण का नाम आप नहीं बता सकते कि ब्राह्मण लोगों ने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया। किसी ब्राह्मण का नाम याद है आपको? हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए किसी ब्राह्मण ने प्रचार किया, ये हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत है। हिंदू शब्द ही मुसलमानों के आक्रांता मुसलमानों के द्वारा दिया हुआ शब्द है। हिंदू भारतीय शब्द नहीं है। जो आक्रांता मुसलमान भारत में आए उन लोगों ने यहाँ की प्रजा को हिंदू नाम दिया। हिंदू नाम कैसे आया? तो सिंधु से हिंदू शब्द बना, तो किसको का उच्चारण ये लोग कर नहीं पाते थे, इसलिए सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू हुआ और उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया और इस तरह से यहाँ की प्रजा को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के लिए अंग्रेजों के लिए अनुकूल था। अंग्रेजों के लिए अनुकूल क्यों था? इससे उनको हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाना संभव हुआ कि अंग्रेजों को क्या लगा कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठा आ गए तो हम लोगों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उनको लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाया। इनको लड़ाने के लिए झगड़ा लगाया और इसी से भारत का विभाजन हो गया। हिंदू मुसलमान की जो थ्योरी है उसी थ्योरी को प्रमोट किया अंग्रेजों ने। क्यों प्रमोट किया? क्योंकि हिंदू मुसलमान को इनके झगड़े को अगर प्रमोट करेंगे तो दोनों लोग आपस में लड़ते रहेंगे और दोनों लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो अंग्रेजों को भारत से भगाने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा, तो इकट्ठा ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने इस बात को प्रमोट किया। अब एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, जिन लोगों के जातियों के टुकड़े 6000 से ज्यादा है, तो ब्राह्मणों ने यानी जिन अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने के लिए हिंदू मुसलमान की थ्योरी डेवलप की, विकसित की, प्रमोट की, उसी थ्योरी को आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, एससी एसटी ओबीसी के 6000 जाति के टुकड़ों को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया। कर रहे हैं आप लोगों को दिल्ली में अगर 3.5% ब्राह्मण जो ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच नहीं बना सकते, उन लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये हिंदू मुसलमान की थ्योरी है। जिस थ्योरी ने भारत के टुकड़े किए, जिस थ्योरी ने भारत का विभाजन किया, उसी थ्योरी को ब्राह्मणों ने प्रमोट किया। प्रमोट करने के पीछे क्या मतलब था कि एससी एसटी ओबीसी के नाम पर ब्राह्मणों के नेतृत्व में लोग इकट्ठा नहीं किए जा सकते। शेड्यूल कास्ट के लोग शेड्यूल कास्ट के नाम पर इकट्ठा होंगे, उसका नेतृत्व ब्राह्मण नहीं कर सकता। शेड्यूल ट्राइब के लोग शेड्यूल ट्राइब के नाम पर इकट्ठा होते हैं तो ब्राह्मण उसका नेतृत्व नहीं कर सकता। ओबीसी के लोग ओबीसी के नाम पर संगठन बनाएंगे तो ब्राह्मण उसका नेतृत्व नहीं कर सकता। मगर एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर इकट्ठा करेंगे तो ब्राह्मण ही उसका नेता हो सकता है। इस तरह से हिंदू मुसलमान की थ्योरी जिसने भारत के विभाजन करवाने का काम किया, उसी हिंदू मुसलमान की थ्योरी को प्रमोट किया आरएसएस के लोगों ने और हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों को विभाजित किया। मुस्लिम लोग आरएसएस के दांव पेच को समझ नहीं पा रहे, वो इनडायरेक्टली उनके दांव पेच के शिकार हो रहे। मैं मुस्लिम लोगों को, जो मुसलमानों के इंटेलिजेंसिया है, उन लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा कि इस इजी वे का उपयोग मत करो। मुसलमान इस इजी वे का उपयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है ऐसा करने से मुसलमानों को इकट्ठा किया जा सकता है। मुसलमानों के लीडर को क्या लगता है? ऐसा करने से मुसलमानों को इकट्ठा किया जा सकता है।
ओबीसी के लोगों को इकट्ठा करने के लिए ब्राह्मणों ने आजाद भारत में तमाम फसादात करवाए। ब्राह्मणों ने फसाद करवाए। मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। ब्राह्मणों ने फसादात करवाए। जब फसाद होता है तो दूसरे दिन जाओ, लोगों को पूछो, तो लोग बोलेंगे कौन है हिंदू, कौन है हिंदू, कौन है हिंदू। जब सारी परिस्थिति शांत हो जाए, एकदम शांति हो जाए, सारे देश भर में शांति हो जाए, पूछो कौन है शेड्यूल कास्ट, कौन है शेड्यूल ट्राइब, कौन है ओबीसी। जब हिंदू मुसलमान का फसाद होता है तो फसाद के बाद एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू होते हैं। तो फसाद हिंदू बनाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम है आरएसएस का, भाजपा का, जो दो देश तोड़ने का कार्यक्रम है। फसाद जो है ये नेचुरल नहीं है। फसाद नेचुरल चीज नहीं होती है। फसाद जो है ये एक प्लान बनाकर, योजना बनाकर निर्माण किया जाता है। और इससे क्या होता है? इससे एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनते हैं। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करके एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाया, ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। किसी ब्राह्मण का नाम कोई बता नहीं सकता कि उन्होंने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के आधार पर लोगों को हिंदू बनाया। वर्ण व्यवस्था का प्रचार करके हिंदू कैसे बनाया जा सकता है? तो वर्ण व्यवस्था का प्रचार करके बताना पड़ेगा कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। फिर बताना पड़ेगा ब्राह्मण सबसे ऊपर है, और बताना पड़ेगा शूद्र सबसे नीचे है, बताना पड़ेगा शूद्रों को अधिकार नहीं है। तो इस सिद्धांत के आधार पर एक बहुसंख्यक लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मगर हिंदू मुसलमान के सिद्धांत के आधार पर एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोगों को हिंदू बनाया जा सकता है और चुनाव में उनके वोट हासिल किए जा सकते हैं। चुनाव में वोट हासिल करने के बाद उनका प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और उनका प्रधानमंत्री बनाने के बाद उनकी गिनती करने से भी इनकार किया जा सकता है। कुत्ते की गिनती करेंगे, पूछो मोदी को, बीजेपी को, कितने देश में कुत्ते हैं संख्या में। अच्छा पालतू कितने हैं उसका भी आंकड़ा है। अच्छा ऐसे छुट्टे घूमने वाले कुत्ते हैं इसका भी आंकड़ा हमारे पास है। पट्टा लगाए हुए कुत्ते कितने हैं इसका आंकड़ा भी हमारे पास है। काटने वाले कुत्ते कितने हैं वो भी हमारे पास है। पागल कुत्ते कितने हैं ये भी हमारे पास है। यानी सरकार के पास जानवरों की गिनती है, जानवरों के आंकड़े हैं, मगर सरकार को पूछो अंग्रेजों के समय में 1931 में जो आंकड़े इकट्ठा किए उसके अनुसार ओबीसी की संख्या 52% थी। आजाद भारत में क्या आप लोग आज भी 1931 के सेंसस के अनुसार 52% का आंकड़ा निकालते हो? 2024 में गिनती करके आंकड़ा क्यों निकाला? अच्छा चलो ठीक है, ब्राह्मणों ने नहीं किया, ब्राह्मणों ने नहीं किया। अब ब्राह्मण हमको कह रहे हैं तुम्हारा ही तो ओबीसी देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा ही ओबीसी देश का प्रधानमंत्री है। अरे हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है, इतने ओबीसी के हमारे लोग हैं, उनको रियल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, द डिफरेंस बिटवीन रियल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में आता है? ये बातें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की। ये अंग्रेज लोग शेड्यूल कास्ट के लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हमें मंजूर नहीं है। हमें हमारे संख्या के लोगों को वोट का अधिकार देकर हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार दिया जाए। ये तो
इस तरह से रिप्रेजेंटेशन डेवलप होगा तो शेड्यूल ट्राइब का होगा, ओबीसी का होगा, और फिर ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन खत्म होगा। केवल इतना ही नहीं होगा, ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन भी खत्म होगा। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओबीसी, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है ब्राह्मणों। ये आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया हुआ है। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, देवी का मुख देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, ब्राह्मण को शाम के समय में नहाना पड़ता है तभी शुद्ध होता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ओबीसी के हैं मगर उनकी जाति के, जिसका मुख देखने से ब्राह्मण का दिन पूरा खराब हो जाता है। 2400 घंटे ब्राह्मण उनका मुख देख रहे हैं, मगर ब्राह्मण नहा रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं इसकी कोई खबर अभी तक नहीं आई। मैं ये बात हमारे लोगों को समझाने के लिए बता रहा, इसका मकसद किसी जाति विशेष के लोगों को अपमानित करने का मकसद नहीं है। इसका मकसद है वो लोग कैसा व्यवहार हमारे साथ करते हैं, ये बात हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। और ये आजादी मिलने की लगभग 75 साल हो गए, और उस समय के लोग, हमारे बहुसंख्यक लोग जो है अनपढ़ थे, पढ़े लिखे लोग रहे होंगे कुछ हद तक, तो उनके अंदर वो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं था। पढ़े लिखे होना और पॉलिटिकल अवेयरनेस होना ये दो चीजें अलग है। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है मगर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। अगर बीजेपी ने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एमएलए और एमपी का टिकट दिया तो हमारे लोग एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, कोई एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। उनको पूछो पार्टी के फोरम पर बोलने दिया जाता है? पार्टी के फोरम पर किसी एससी एसटी ओबीसी के आदमी को बीजेपी और आरएसएस के पार्टी फोरम पर उनको बोलने दिया जाता है क्या? चलो पार्टी के फोरम पर नहीं बोलने दिया जाता, पार्लियामेंट में कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी जो बड़े पैमाने पर 77 मेंबर पार्लियामेंट एससी एसटी के हैं, 131 मेंबर पार्लियामेंट रिजर्व कोटा है एससी एसटी का, उसमें 77 लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बीजेपी के अंदर है 303 में से। अगर 303 में से 77 माइनस करो तो बीजेपी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। उसके विरोध में काम करते हैं। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के काल में रिजर्वेशन शब्द भी उच्चारण नहीं किया। अगर आप मीडिया का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा ये 10 साल में आपको ऐसा दिखाई देगा रिजर्वेशन शब्द भी नहीं उच्चारण किया। उस पर अमल करना, नहीं करना, परसेंटेज लागू करना, ये करना, उनका सरकार ने कोई आंकड़ा घोषित किया कि ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन लागू किया गया उसमें कितना परसेंटेज 10 साल पहले था, अब 10 साल बाद कितना हो गया, कोई आंकड़ा तक घोषित नहीं हुआ। कोई आंकड़ा घोषित करने की हिम्मत देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। आप दहशतवाद ब्राह्मणों का समझ सकते हो, ब्राह्मणों का दहशतवाद कितना खतरनाक है। ये प्रधानमंत्री जो भारत के संविधान के अनुसार सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में भारत के संविधान के अनुसार व्यक्ति है, कार्यकारी सत्ता प्रधानमंत्री के नियंत्रण में है। वो प्रधानमंत्री इसके बारे में बोल तक नहीं पाता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आरएसएस का और भाजपा का दहशतवाद, अंतर्गत दहशतवाद कितना है कि वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ये जो परिस्थितियां है, ये परिस्थितियां बदलना। दूसरा, अब लोग बदलने तक बात स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ठीक है बदलना चाहिए। वे हम क्या करते हैं, बीजेपी को बदलकर कांग्रेस को लाते हैं, कांग्रेस को बदलकर बीजेपी को लाते हैं, एक ब्राह्मण को बदलकर
नियंत्रण सत्ता पर हुआ क्या? एससी एसटी ओबीसी इन लोगों की संख्या अगर माइनॉरिटी को थोड़ी देर के लिए विचार क्षेत्र से बाहर रख करके अगर सोचा जाए तो 74.5% है। कांग्रेस ने 31, 32, 33% पर देश पर राज किया। 37.7% से बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में राज किया अभी 2019 में। इसके बावजूद भी 62.3% लोग हमारे संख्या में। तो इतने सारे लोग हमारे हैं, मगर हम लोग एक बदलाव, जो बदलाव हम चाहते हैं वो बदलाव हम क्यों नहीं कर पा रहे? मैं वो कुछ मुद्दे आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके हिंदू और मुसलमान के थ्योरी को दोनों मिलके प्रमोट कर रहे हैं। मगर आप लोगों का सोच और मेरे सोच में क्या अंतर है? आपके नहीं, बीजेपी के लोग ऐसा है। मैं क्या कह रहा हूं? कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हिंदू मुसलमान के थ्योरी से एक बात होती है, वो कौन सी? कि मुसलमान अलग हो जाता है और वो मुसलमान आंख लगाकर कांग्रेस के पीछे खड़ा होता है। ओके, 15% वोट तो बगैर कुछ ये बगैर मुसलमानों के लिए नए शब्द का उल्लेख कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं होता है और आग लगाकर 15% वोट मिल जाए। अभी हमारे लोगों ने सोचा इसके बारे में। दूसरा, एक ब्राह्मण लोगों की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी का शब्द यूज करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? आपसी समझदारी। ये समझदारी दो तरीके से हो सकती है कि वो लोग फॉर्मल वे में सलाह मशवरा करते होंगे, एक बात। दूसरा, इनफॉर्मल वे में सलाह मशवरा करते होंगे। दोनों के तरीके का उपयोग करते होंगे। फॉर्मल वे का भी करते होंगे, इनफॉर्मल वे का भी तरीका करते होंगे। ये सारी चीजें सीक्रेटली करते होंगे, हम लोगों को पता नहीं, क्योंकि मीडिया उनके नियंत्रण में है। इसलिए इसकी कोई खबरें हमारे पास आती नहीं है, इसकी कोई जानकारी हमारे पास आती नहीं है। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि ये लोग किस तरह से सलाह मशवरा करते हैं। मगर जब मुसलमान हिंदू ऐसा मामला होता है तो मुसलमान का 15% एक ही झटके में कांग्रेस के हिस्से में चला जाता है। मुसलमान कभी ये नहीं सोचते, सोचना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का जरिया है। को ये सोचना चाहिए कि अगर हम मजलूम हैं, मुसलमान मजलूम हैं, तो मुसलमान जो मजलूम है वो 15 अगस्त 47 के बाद बनाया हुआ मजलूम। आजादी के आंदोलन के दौरान आप सुनकर हैरान हो जाओगे, कई स्टेट ऐसे थे जहां के मुख्यमंत्री मुसलमान हुआ करते, कई राज्यों में मुख्यमंत्री। तो 15 अगस्त 47 के पहले मुसलमान मजलूम समाज का हिस्सा था, शासक का हिस्सा। आजादी मिलने के बाद मुसलमान मजलूम वर्ग में शामिल, और मजलूम वर्ग में शामिल होने के बाद मुसलमानों को सोचना चाहिए था कि हजारों साल से इस देश में कौन मजलूम है। कौन को पता चलता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये लोग मजलूम। तो मुसलमानों को इनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था, इसके लिए पहल करना चाहिए था। ऐसा उनकी तरफ से पहले नहीं हुआ, आज भी हो रहा है, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है। वो आंख लगाकर ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस हमारा, कांग्रेस तो ब्राह्मणों का संगठन है। सेकुलर ब्राह्मण हो या कम्युनल ब्राह्मण हो, दोनों ब्राह्मण ये नहीं उदाहरण करते, प्रचार के लिए सेकुलर है। कितने हमारे लोगों को समझ में आता है? सेकुलर ब्राह्मण के गले में जनेऊ नहीं है क्या? किसी को पता है? सेकुलर ब्राह्मण के गले में भी जनेऊ है, कम्युनल ब्राह्मण
के गले में जनेऊ हैं, दोनों ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद भी वो दोनों ब्राह्मण उसी संस्कार में अपना सारा का सारा काम करते हैं। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें, इसी यही चलता रहता है। तो इससे उनको क्या खतरा है? इसलिए वो क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान की थ्योरी उनके लिए फायदा है, क्योंकि एक ही झटके में उनको दो बेनिफिट है। एक, 15% मुसलमान एक ही झटके में ब्राह्मण के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, तो मजलूम के समर्थन में होने चाहिए, नहीं होते। दूसरा, SC ST OBC जो हजारों सालों के मजलूम है वो हिंदू बना दिए जाते हैं, और मुसलमानों की इच्छा हो या ना हो, मुसलमानों का आचरण SC ST OBC को हिंदू बनाने में इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को साथ सहयोग कर रहा है, जो मुसलमानों के बहुत विरोध में है। ये जो हो रहा है, या मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू मुसलमान की थ्योरी को प्रमोट कर रहे हैं, इससे मुसलमानों को संगठित करने का मौका मिल रहा है, ऐसा मानकर वो कर रहे हैं। इसका परिणाम SC ST OBC को हिंदू बनाने में इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को मदद कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हिंदू बनाने में मदद करने का मतलब है ब्राह्मण धर्म का SC ST OBC को अनुयायी बना रहे हैं। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बनाने का मतलब है ब्राह्मण धर्म का SC ST OBC को गुलाम बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। ये काम हो रहा है, देश में हो रहा है, और ये काम जो देश में हो रहा है, ये लगातार देश के परिस्थिति में जो बदलाव संगठित रूप से करने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए ब्राह्मण लोग योजनाबद्ध इससे ये काम कर रहे हैं। और इसलिए केवल इस परिस्थिति को समझने की जरूरत नहीं है। इस परिस्थिति को जैसे मैंने समझकर आपको बताया, मैंने समझा, मैंने आपको बताया, मैं केवल यहीं तक रुका हुआ नहीं हूं। इस परिस्थिति में बदलाव करने के लिए संगठित कोशिश करनी होगी, संगठित प्रयास करना होगा, उस काम के लिए लगे हुए। इसलिए अभी RSS के लोगों ने मेरा नाम लेकर प्रचार किया कि मोहम्मद मेश्राम हिंदू विरोधी है। तो मैंने ये पूछा, भाई हिंदू मुसलमान की दी की गाली है, ऐसा तो तुम्हारे ब्राह्मण लोगों ने कहा। मैं तो कभी हिंदू विरोधी कहने की बात कहता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि SC ST OBC के लोगों को आप हिंदू बना रहे हो, हिंदू बनाकर गाली देने का काम कर रहे हो। जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि तुम SC ST OBC के लोगों को हिंदू कह रहे हो, हिंदू कहकर गाली दे रहे हो, जब मैंने ऐसा वीडियो बनाकर कहा, तो ब्राह्मणों ने अपने को हिंदू कहने के बजाय अपने को सनातन कहना शुरू कर दिया। मेरी वजह से ब्राह्मणों को अपने धर्म का नाम तक बदलना पड़ा, मेरी वजह से। मुझे मालूम है ना, मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंसेस है। मैंने ये मामला उठाया कि हिंदू मुसलमान की दी गाली है और तुम हमको गाली देने का काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि SC ST OBC को हम गाली दे रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा मोहम्मद मेश्राम ने किया तो SC ST OBC के लोग ब्राह्मणों के विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये करने का मौका मोहम्मद मेश्राम को नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने बदलकर सनातन नाम दिया। कारण नहीं बता कि उन्होंने अब आजकल जो है सनातन नाम की बात करते हैं। सनातन शब्द कहां से आया? सनातन बुद्ध के प्रवचन में आया हुआ शब्द है। एस धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। भारत के लिटरेचर में जो पाली भाषा का लिखित लिटरेचर अवेलेबल है, संस्कृत भाषा के लिटरेचर में सनातन शब्द उपलब्ध नहीं है। पाली भाषा का शब्द है एस धर्मो सनातनो, ये धर्म सनातन है। ये बुद्ध का प्रवचन है। तो मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया। अरे पंडितों, अरे ब्राह्मणों, तुम लोग विद्वान माने जाते हो, पंडित माने जाते हो, तुमने ये जो सनातन शब्द है तुमने बुद्ध से लिया है, ये उधारी पर लिया है। तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ? बंद हो गई क्या तुम्हारी बुद्धि चलना? तुमको मदद चाहिए क्या? मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, पैसा पे नहीं करूंगा, मुफ्त में तुमको सलाह दूं।
उसका राम नाम सत्य है। जो ब्राह्मणों को समझ में आए, वो आपको बता रहा, हमारे लोगों को समझ में नहीं आते इसे। मेरी वजह से, मेरी अकेले की वजह से देश भर में ब्राह्मणों को तमाम लाभ लेने पड़ रहे हैं। क्यों? मैं 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी 67 साल की उम्र है। इतना लंबा साल, लगभग 48-49 साल हो गए। इतने साल से मैं इस संगठित शक्ति निर्माण करने का काम कर रहा हूँ। 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन बनाया और 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। 6 लाख गांव का हो जाएगा। हो जाएगा क्या मतलब? अल्लाह ताला बना देगा? नहीं, अल्लाह ताला तो कहता है तुम अपनी मदद करो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम अपनी मदद ही नहीं करोगे और सारा कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। तुम कुछ करो। तो इसलिए हम लोगों ने लगातार प्रयास के आधार पर इतना बड़ा संगठित शक्ति का निर्माण किया। उसी बल के आधार पर 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। 6.5 लाख गांव, और जब 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाए और 9 अगस्त 1942 की तरह जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नाम था, अंग्रेजों को गांधी जी ने कहा था चले जाओ। अंग्रेजों को, ब्राह्मणों, अंग्रेजों को गांधी जी के द्वारा ये कहा गया चले जाओ। अगर इसी तरह का आंदोलन हम चलाए तो हम ऐसा आंदोलन नहीं चलाना चाहते जैसा गांधी जी ने चलाया। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ब्राह्मणों चले जाओ, ऐसा करना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो ब्राह्मण ये एक सवाल खड़ा कर सकेंगे कि अंग्रेजों के लिए तो जाने की भूमि थी, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जावे? एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि मान लो कल हम लोग, हमारे लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे देश में हमारे लोगों का राज होगा। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए। मुगल बहुत शक्तिशाली लोग थे, चले गए। अंग्रेज बहुत शक्तिशाली लोग थे, चले गए। ब्राह्मणों का दुनिया में कोई बेचैन नहीं है, ये तो बहुत बेहतर थे। ये भी चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? अपने आप नहीं, संगठित शक्ति निर्माण करके जाएंगे। मगर हम लोग प्लान बना रहे हैं कि नहीं, यही था। क्योंकि अगर मान लो कल हम लोगों पर आज आ गया तो हमारे लोग किसके पर राज करेंगे? अगर SC ST OBC के लोग कहे कि हम लोग SC ST OBC के ऊपर ही राज करेंगे तो पता नहीं है। SC ST OBC के लोग स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए, उनका स्वराज्य आ जाए, उनका राज स्थापन करने का मौका मिले और फिर उनको ब्राह्मणों पर राज करने का मौका मिले तो थोड़ा मजा आए। हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान हम घर के लोगों को बोलते थोड़ा सा चटनी है क्या, थोड़ा अचार है क्या? क्यों? थोड़ा सा जुबान में टेस्ट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसी तरह से हम लोगों का राज होगा, हम लोगों को राज करने में भी मजा होना चाहिए। अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों के द्वारा राज करने में मजा नहीं आ सकता। मगर जिन्होंने 2-3 हजार साल से आपको गुलाम बना कर रखा, अगर उन लोगों पर राज करने का आपको मौका मिला तो राज करने का खुशी तो होगी होगी, मगर छाती में थोड़ी ठंडक भी होगी। ठंडक से यार सालों की जगह नहीं, ठंडक होना भी जरूरी है।
अधिकार लेकर के हम लोगों को अपना काम चला करके काम हम कर सकते हैं। हमको ये काम करना चाहिए और ये काम करने के लिए हमको, जैसा मैंने यहाँ लिखा, चलो गांव की वो, अगर आपको समर्थन चाहिए, ये जो कह रहा हूं मैं, ये करने के लिए जन समर्थन चाहिए, तो ये समर्थन आपको गांव के लोगों के द्वारा मिलेगा। शहरों के लोग जरा बाद में शामिल होंगे, गांव के लोगों को जाकर के आप इस काम को करो, आपको गांव में ज्यादा बड़ी संख्या में समर्थन मिलेगा। ये करते वक्त गांव में SC ST OBC के लोगों के बीच में जाकर मीटिंगें करो। ये किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है। SC ST OBC के लोगों के साथ मिलकर अगर आप संगठन बनाते हो तो निश्चित रूप से आप संगठित शक्ति निर्माण कर सकते हो। ऐसे शक्ति का निर्माण करने के बाद, मजलूम लोगों की शक्ति निर्माण करने के बाद इस देश में मुसलमानों का आप लोगों को साथ सहयोग और समर्थन मिले, निश्चित रूप से मिले। मगर आपको ये शक्ति का निर्माण करना होगा। ये शक्ति का निर्माण करने से ही बदलाव आएगा। बदलाव वो लोग स्वयं पहल करके कर देंगे और तुम्हारा संवैधानिक अधिकार तुम्हें सौंप देंगे, ऐसा वो करने वाले नहीं है। आखिरी आदमी तक को छोड़ने वाले नहीं है। ये बदलाव करने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। और हम लोगों को इसीलिए संगठित शक्ति का सहारा लिए बगैर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मगर संगठित शक्ति का निर्माण संवैधानिक अधिकारों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए करना है। संगठित शक्ति का उपयोग हिंसा करने के लिए नहीं करना है। ये मौलिक बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ताकि देश की शांति, समृद्धि और इस देश की महान परंपरा जो है, ये सम्राट अशोक के जमाने में, मौर्य काल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से आगे रशिया के बॉर्डर पर लगी थी, यूरोप के बॉर्डर तक इस सीमा थी हमारी। इसी वजह से ये सारा का सारा मामला ये हुआ। अशोका की सीमाएं, अशोका के समय का भारत का नक्शा देखो, पूरा भारत का नक्शा देखो, तो वो अवेलेबल है, तो केवल देखने की जरूरत है, आपको पता चलेगा कहां तक है, वहां तक रास्ता। तो ये काम मुझे ऐसा लगता है हमको करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को पहल करना चाहिए। इसके लिए इन लोगों ने अपना ही वर्चस्व स्थापित करने के लिए EVM का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। EVM के द्वारा ये चोरी करने का काम उन्होंने शुरू किया है, वोटों की चोरी करने का काम शुरू किया है। और इसी वजह से 84 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो 84 में उन लोगों ने EVM मशीन लाई और EVM मशीन का प्रयोग 2003 में ऑल इंडिया में किया। और ऑल इंडिया में करने के बाद 2004 में, 2009 में कांग्रेस जो पीछे जा रही थी फिर काबिज हो गई। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, EVM में बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, ये स्टैब्लिश किया। तो बहुत भयंकर बात है, EVM की वजह से। ये बदलाव हमारे लिए नहीं है। SC ST OBC के लोगों का राज भारत में स्थापित करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया। वोट के अधिकार में शासक चुनने का और शासक बनने का अधिकार है। आपको शासक बनने से रोकने के लिए नियम लाया गया। हम लोग, हमारे लोगों को शासक बनाने के दिशा में आगे कुछ है, MLA बनाना, MP बनाना, वो तो हमारे हाथ में है। तो क्या कर रहे हैं? जो MLA MP है उससे ज्यादा औकात तो मेरे पास है। जो MLA MP है उनकी जितनी औकात है वो तो बोल भी नहीं सकते जो बात मैं बोलता हूँ। यहाँ बोल रहा हूँ, दिल्ली में भी बोलता हूँ, बोलने तक की औकात नहीं। उनके पार्टी फोरम पर नहीं बोल सकते, संविधान
जानने की जरूरत है कि हम मंच पर बोलते वक्त हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग बहुत सारी बातों को डिनाय करते हैं, मगर ऐसा बोलते रहते, व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व लोकांची नाव मी घेऊ शकत नाही. मग व्यासाचं नाव कशाला घ्यायचं? इथं तो 2000 वर्षापूर्वीचा व्यास त्याचं नाव घेऊन राहिले आणि इथं बसलेल्या लोकांचं नाव घ्यायला तुम्हाला नाही. परंतु 2000 वर्षापूर्वीचा जो व्यास आहे त्याच्याशी आमचं काय घेणं नाही, त्याच्या पुढेला आमचा धुरा लागलेला नाही, त्याला काही घेणं देणंच नाही आमचं काही. पण त्याचं व्यास त्याचा काय संबंध आहे? हे अरे वामन कृष्णांनी पैसे खर्च करून हे बनवलेले हे व्यासपीठ, त्याला तुम्ही व्यासपीठ म्हणता, त्याला तुम्ही विचारपीठ म्हणू शकता, त्याला विचारपीठ म्हणू शकता, म्हणजे तुमचा शब्द उपयोगामध्ये आणू शकता. म्हणजे मला सांगायचं तुमचं काय, भाषा सुद्धा आपल्याला आपली वापरता येते, एवढी समजदारी आपल्या अंदर विकसित होऊ शकली नाही. शब्दांचे फरक करता येऊ शकत नाही, एवढी आपल्यामध्ये जागृती आली नाही. कोणते शब्द शासक वर्गाने त्यांच्या सोयीसाठी निर्माण केलेले आहेत आणि कोणते शब्द हे आपल्यासाठी आपण निर्माण केलेले आहेत. याला अंग्रेजीमध्ये टर्मिनॉलॉजी म्हणतात. तुमची जर विचारधारा वेगळी आहे तर त्या वेगळ्या विचारधारेची टर्मिनॉलॉजी वेगळी असली पाहिजे, त्याचे शब्द वेगळे असले पाहिजे. जर त्याचे शब्द तुम्हाला वेगळे बनवता येत नसतील तर तुमची टर्मिनॉलॉजी, तुमची विचारधारा वेगळी आहे असं तुम्हाला सांगता येणार नाही. तेव्हा ह्या महत्वपूर्ण बाबी आहेत, या आधाराने आपल्याला पुढे जाता येऊ शकते. बुद्धी, पैसा, हुनर, समय, श्रम हे 5 साधन आहे. हा कार्यक्रम करण्यासाठी 5 साधना संघटनेला बुद्धी, पैसा, हुनर, समय, श्रम ही 5 साधना आम्ही लावली, आमची लावली. मग आमची लावलेली साधना आहे, ते साधनं जर आमचीच आहे तर बाह्य बाबतीतील प्रभाव हा आमच्या बोलण्यातून, आमच्या व्यवहारातून तो रिफ्लेक्ट व्हायला आणि रिफ्लेक्ट जर होत असेल तर तो डिनाय करण्यासाठी व्हायला. कारण देऊन जर तुम्हाला तो डिनाय करायचा असेल, एक डिनाय करण्याचा मुद्दा आहे, एक काउंटर करण्याचा मुद्दा आहे, त्यासाठी तुम्ही हे सर्व प्रयत्न करत आहात. त्याबरोबर तुम्ही काय प्रस्तावित करणार आहात, तुमच्या पूर्वजांचं मान, सत्ता, स्वतंत्रता, बंधुता आणि न्यायावर आधारित समाज आणि राष्ट्राचा निर्माण करणे, हे तर भारतीय घटनेने, भारतीय घटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये दिलेलं आहे. आणि हे बुद्धाच्या काळावर दिलं आहे. हे या देशातील मूळ निवासी असणाऱ्या लोकांचं डिक्लेरेशन आहे. हे डिक्लेरेशन युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनने घोषित केलेलं आहे. साऱ्या जगामध्ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता आणि न्यायावर आधारित समाज आणि राष्ट्र निर्माण झालं पाहिजे, जग निर्माण झालं पाहिजे असं युनोचं म्हणणं आहे. हे युनोनी तेव्हा हे सांगण्याचा मुद्दा काय, आपण काय करतो, त्याच्याबद्दल गौरव करत राहतो आणि त्याच्या सिद्धांताच्या बाबतीमध्ये आम्ही गौरव कमी करत राहतो, त्याच्या इम्प्लिमेंटेशनच्या बाबतीमध्ये गौरव कमी करत राहतो. त्या बाबतीतली रणनीती बनवण्यामध्ये आपण कमजोर पडतो. आपण त्या बाबतीतली रणनीती बनवली पाहिजे, त्याबद्दल इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे आणि त्या लार्ज स्केल समूहामध्ये जाऊन काम केलं पाहिजे. एका जातीविषयीच्या लोकांमध्ये जाऊन काम केल्याने हे उद्दिष्ट वर्षानुवर्ष तसंच राहील, यात काही साध्य होणार नाही. म्हणून मी सातत्याने ही गोष्ट बोलत राहतो, एससी, एसटी, ओबीसीचे 6000 जातीचे ग्रुप आहे. या ग्रुपमध्ये जाऊन काम करणं आवश्यक आहे आणि त्यांना एकत्रित करण्यासाठी ध्येयवाद लागतो, त्यांना एकत्रित करण्यासाठी विचारधारा लागते, त्यांना एकत्रित करण्यासाठी विचारधारा लागते, ध्येयवाद लागतो, कार्यक्रम लागतो, नेतृत्व लागते. ते सर्व प्रोव्हाइड करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. ते केलं करता येते. आज एवढं मोठं संघटन आहे 32 राज्यांमध्ये, 36 राज्य, फक्त नॉर्थ ईस्ट रिजन ब्रह्मदेशच्या बॉर्डर असलेले जे राज्य आहेत तेवढं सोडले तर बाकी सर्व देशामध्ये 625 जिल्ह्यामध्ये आणि 2030 पर्यंत 6 लाखांपर्यंत पोहोचून जाईल. कुणाचंही संघटन त्या तुलनेमध्ये नाही आहे आणि 2030 पर्यंत आरएसएस, भाजपा ते होऊन जाईल. लोकांचा वापर
रेज करण्याचा आहे, मुक्त करण्याचा आहे, त्यांच्यासमोर तरी तुटणार आहे. या दिशेने आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि या दिशेने जर आपण